Hello, everyone. Very good evening to all of you. How are you all? Shivam, Vikas, Atul, Dinkar, Amrish, SK, very good evening. तो भाई मैं आपके टॉपिक्स देख रहा था कि क्या क्या बताना रह गया है अभी। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स भी मैंने आपके कोर्स स्ट्रक्चर में मेंशन किया था एंड दैट पार्ट वाज मिसिंग। तो ये आपके जो आज का सेशन है वो प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर है। बिकॉज आप किसी भी फील्ड में हैं, स्कूल से लेकर के कॉलेज से लेकर के कॉर्पोरेट्स में, एवरीवेयर यू हैव टू गिव सम सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, हियर और देयर। कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है ये मौका। तो प्रेजेंटेशन, किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखनी होती हैं, उन सारी बातों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज द एजेंडा? इंट्रोडक्शन, preparing for the presentation, making the presentation, delivery, closing your presentation, and final tips. What is the objective of this course? ये जो आज कोर्स हम यहाँ करने वाले हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? ये समझना कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। हाँ जी, प्रेपरिंग फॉर द प्रेजेंटेशन, प्रेपरिंग मटेरियल एंड प्रेपरिंग योर सेल्फ, ये दो अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल। किसी भी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने की दो मेन कड़ियां क्या हैं? एक तो पहले जैसे होता है ना फिल्मों में, प्री प्रोडक्शन होता है कि एक्चुअल शूटिंग से पहले की जो आपको तैयारी करनी होती है, दैट इज कॉल्ड प्री प्रोडक्शन। और फिर आता है शूटिंग, फिर पोस्ट प्रोडक्शन, ये सारी चीजें। तो उसी तरीके से आपको प्रेजेंटेशन में पहले मटेरियल को प्रिपेयर करना पड़ता है जो आप प्रेजेंट करने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको अपने आप को भी प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि ये भी, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। कल की क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला, चलिए बहुत अच्छी बात है दिनकर। प्रिपेयरिंग द मटेरियल, डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहली बात, क्या करना चाहते हो आप उस प्रेजेंटेशन से, चाहते क्या हो? जैसे हम भी जब कोई भी काम नया शुरू करते हैं तो हम पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स। जैसे जब व्हेन आई थॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स फॉर यू पीपल लाइक स्पोकन इंग्लिश, so I want to give the different terminology in terms of the batch name, but I was advised by the team that बहुत सारे स्टूडेंट सर समझेंगे ही नहीं। लेकिन एक वैल्यू एडिशन की चाहती कि नहीं, इस कोर्स के अंदर वो सतही चीजें या टेम्पलेट रटवाना या इस बात को इस तरह से बोल सकते हैं, इसके नाम पे या ट्रांसलेशन सिखाने के नाम पे इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होगी। यहाँ पे थोड़ी सी गहरी बात मैं करूंगा आपके साथ जो कि आपके हर एक एस्पेक्ट में मदद करे। तो कहने का मतलब क्या कि कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले एक माइंड मेकअप आपको करना पड़ता है। और सबसे पहली चीज कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, मैं चाहता क्या हूं इसके जरिए, उस प्रेजेंटेशन के जरिए मैं क्या चाहता हूं, क्या मेरा पर्पज है। बिकॉज फॉर एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन यू नीड टू हैव दिस क्लैरिटी एट द वेरी स्टार्ट, दैट व्हाट इज द वेरी पर्पज ऑफ दैट कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू वांट टू डू विद दैट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव, प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द टॉक केयरफुली एंड लॉजिकली। ये कितने लोगों को दिक्कत होती है इस वाले एस्पेक्ट में, जो यहां पे लिखा है केयरफुली एंड लॉजिकली? मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को जो बात करते करते भटक जाते हैं। तो आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया, उसके बाद काम क्या है कि भाई आप अपने पूरे टॉक को, पूरे प्रेजेंटेशन को एक सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रक्चर करने वाले हैं कि भाई मुझे कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, सो प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द टॉक केयरफुली एंड लॉजिकली। लॉजिकली का मतलब क्या होता है? दैट इज कॉल्ड कोहेरेंस। लाइक वॉट एवर यू आर गोइंग टू टॉक, दैट शुड बी इन कोहेरेंट मैनर, that should be in logical continuation. It should not be in a jumbled manner that you are jumping here and there and someone who is listening to you is actually feeling absolutely confused because उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं। How to choose data, include something that just because it is interesting, use stories and examples under the condition or relevancy. Quoting someone well known can give you credibility. जैसे जब हम बात कर रहे थे कि कोई भी पैराग्राफ या कंटेंट किस तरीके से फ्लो करता है, यू इंट्रोड्यूस एन आइडिया, यू एक्सप्लेन द आइडिया, देन यू गिव प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, एग्जांपल्स इन ऑर्डर टू सब्सटैंशिएट दैट, एंड देन यू काइंड ऑफ कंक्लूड. So while you are giving any presentation, you have to be pretty much clear, clear and careful
फॉर द डेटा व्हाट यू आर गोइंग टू यूज इन दैट पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन। वो डेटा एक तो पहली बात की एक ऑथेंटिक सोर्स से होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी आप यूज कर रहे हैं। और अगर किसी भी तरह के प्रेजेंटेशन के अंदर आप यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट योर ओपिनियंस एंड यू डू नॉट हैव enough data facts and figures to corroborate your opinions or arguments, then again there is no point of that argument। उसका कोई मतलब नहीं है। नेताजी का भाषण हो गया, वो जस्ट ऐसे ही इमोशनल चल रहा है वो। अदरवाइज जब आप एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो द काइंड ऑफ डेटा यू आर प्रेजेंटिंग दैट शुड सब्सटेंशिएट योर पॉइंट्स। तो वो पॉइंट है पहला, यूज स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स अंडर द कंडीशन और रेलेवेंसी। कोटिंग समवन वेल नोन कैन गिव यू क्रेडिबिलिटी। तो इसमें जाहिर तौर पर किसी का एग्जाम्पल आपने ले लिया, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई डेटा है। जैसे मैं जब आपको पता नहीं, इस बैच में तो नहीं हुआ होगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन जब मैं पढ़ाता हूँ या पैराजम्बल्स की हम बात करते हैं, पैसेजेस की बात करते हैं, तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ अ पैराग्राफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन डिप्रेशन and I provide two kinds of arrangements of the paragraph. In the first arrangement, in the first two paragraphs, we have definitions of depression and the related stuff by academics, and then in the third and fourth paragraph, we talk about the examples, where I take the example of Economic Times survey report, which says that 42.5% people working in corporates at top level are going through severe depression. And second example is of Deepika. So what's the name of Deepika का पूरा नाम क्या हो गया अभी? Deepika Padukone, ठीक है? So I take those examples. In the second arrangement, I start the paragraph with the examples. Like the first paragraph is the example of Economic Times survey report, and the second one is Deepika Padukone. And in third and fourth, we have definitional stuff, which is pretty academic stuff full of jargons. And then I ask that out of these two arrangements, in which you will be interested in reading the article. So definitely you will be interested in reading that particular article where that article is starting with the examples, because Economic Times survey report says that 42.5% people working in corporates at top level are going through severe depression. Delhi topped the chart, followed by Bangalore and Mumbai, and survey was conducted in a metro city, in 7 metro cities. So अगर आप किसी प्रेजेंटेशन में इस तरह का डेटा बोलते हो, तो दैट डेफिनेटली एनहेंसेस योर क्रेडिबिलिटी एज एन कैंडिडेट, कि भाई हाँ इसके पास डेटा है। बस आप वेग एंड जनरल नहीं हो सकते। लाइक इन अ जेनेरिक सेंस यू कैन से दैट डिप्रेशन इज अ बिग प्रॉब्लम, इट हैज बिकम अ काइंड ऑफ पैंडेमिक, एंड ज्यादातर जो विकसित देश हैं वो इसके शिकार हैं। और आप इस तरह की जेनेरिक बातें करने के बजाय अगर ऐसा डेटा यूज करते हैं, सो दैट एड्स सम वैल्यू एंड क्रेडिबिलिटी। So you need to understand this dynamics. Quoting someone well known can give you credibility. Next one, preparing the material. Good evening, Avanish. Prepare the structure of the talk carefully, logically. How की बात कर रहे थे? Concentrate on the objective of the talk and the main points you want to make. हाउ के लिए सबसे सही, मतलब जब कंटेंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अपना ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखिए, स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए कि कौन सी बात किसके बाद कहनी है, एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉक एंड द मेन पॉइंट्स यू वांट टू मेक। You have to ask yourself 4 questions. What do I want to do? What do I want my audience to know? What do I want my audience to do? And what do I want my audience to feel? बहुत प्यारी ये 4 क्वेश्चंस हैं जो किसी भी तरह के प्रेजेंटेशन के लिए, टॉक के लिए आपको प्रिपेयर कर सकते हैं। पहली बात को देखो, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि वेर एवर वी डील विद पीपल, विद पब्लिक, वी एक्चुअली क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस फॉर दोज पीपल। People don't remember, heavy words or jargons or anything like that. People go with their experiences actually. So if in your presentation, in your talk, you have given them a kind of experience जो उनको आसानी से नहीं भूल सकता, तो वो आपको याद रखते हैं। इसी को हम इम्पैक्ट कहते हैं। द काइंड ऑफ इम्पैक्ट यू हैव, वो इम्पैक्ट बहुत जरूरी है।
कि क्या एक्सपीरियंस लोग लेके जा रहे हैं उस प्रेजेंटेशन में। तो व्हाट डू आई वांट टू डू, पहले वो क्लियर करो, मैं क्या चाहता हूं। व्हाट डू आई वांट माय ऑडियंस टू नो, मैं क्या चाहता हूं कि मेरा ऑडियंस क्या नया जाने, मेरी ऑडियंस क्या नया जाने इस सेशन, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। और जानने के बाद, जैसे मैंने जब कल सेशन खत्म किया तो मैंने कुछ टू डू पॉइंट्स लिखे थे, ज्यादा नहीं था, पहला ही सेशन था, कि क्या क्या आपको करना है। छोटे लक्ष्य बनाने की बात की थी हमने कि उन लक्ष्यों को बनाइए और अचीव करिए। तो ये टू डू पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। जानो, समझो और उसके बाद उसको प्रैक्टिस में उतारो, प्रैक्टिकल अप्रोच। उसको जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं उतारोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। जैसे कहते हैं कि इफ यू हैव लॉट ऑफ बुक्स बट यू डोंट रीड, एंड देन देयर इज अ अदर पर्सन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू पीपल। अगर एक अनपढ़ आदमी है और आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है वहां पे। तो ये यही चीज यहां पे है कि भाई जान करके सिर्फ काम नहीं चलेगा कि मैं जान गया, समझ गया, सर मैं जानता तो हूं, मैं समझता तो हूं, बट वट एवर यू नो एंड वट एवर यू अंडरस्टूड, आर यू एबल टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स इन रियल लाइफ सिनेरियो और नॉट, दैट क्रिएट्स द इम्पैक्ट, दैट क्रिएट्स द डिफरेंस। knowing will not create the difference only. That's why this is the next point. What do I want my audience to do, and what do I want my audience to feel? ये क्लैरिटी आपको चाहिए कि आपको, जैसे एक जो फिल्म मेकर होता है ना, वो भी तो प्रेजेंटेशन ही दे रहा है, वो 2 घंटे की फिल्म, दैट्स अ प्रेजेंटेशन। So that filmmaker is pretty much clear in his or her mindset that what he really wants to do. वो जब शूट कर रहा होता है, कई बार एक्टर को समझ नहीं आता, कहता है यार नहीं मजा नहीं आ रहा है, एक बार और रीटेक करते हैं, एक बार और रीटेक करते हैं, नहीं जो चाहिए ना वो नहीं मिल रहा है। एंड अगेन समटाइम्स यू कैन नॉट डिफाइन दोज थिंग्स एम्पिरिकली और इन अ वेरी ऑब्जेक्टिव मैनर। He is playing with the emotions. He's trying to put forward some emotional messages because that's a film full of emotion and drama. So if he's not getting the perfect shot, वो बार बार उसको रीटेक करते रहते हैं कि नहीं नहीं वो चीज नहीं मिल रही अभी जो चाहिए। ये फील बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब उसी के एस्पेक्ट है। प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द टॉक केयरफुली, ये तो हो गया। कॉन्सेंट्रेट ऑन द ऑब्जेक्टिव, मेन पॉइंट्स यू वांट टू मेक, राइट आउट योर प्रेजेंटेशन इन रफ, जो पहला ड्राफ्ट होता है उसी के आगे ये कॉन्टिन्यूएशन है। तो जब आप इतना कुछ सोच लेते हैं, और जाहिर तौर पर जो पिछला पॉइंट है उनके लिए भी आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा। ड्राफ्टिंग, व्हाट अ फर्स्ट ड्राफ्ट, गिव योरसेल्फ 15 मिनट टू फोकस ऑन योर टॉपिक, list as many things as you can think of that you want to include in your presentation. What would we call brainstorming? Brainstorming ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद सोचते हो, क्योंकि आपके पास कई बार इतना खजाने में होता है कि यू डू नॉट नो कि भाई कौन सी चीज कब यूज करनी है। तो उसके लिए खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। आप अगर ऑन द स्पॉट जाके करने जा रहे हैं तो वो शायद मुश्किल पैदा कर देगा, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा हाँ मेरे खजाने में है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मंथन जरूरी है, ब्रेन स्टॉर्मिंग जरूरी है, मानसिक मंथन जरूरी है, सो दैट कि आपको वहां से कुछ निचोड़ निकले और आप कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स वहां पे डिस्कस कर पाए। स्टार्ट ग्रुपिंग द आइटम्स इन कैटेगरीज, लीव इट फॉर 3 days, रीड इट अगेन एंड एडिट इट इफ नीडेड। अपनी जो बात है, जो लिखी हुई बात है, उसको फिर से एडिट करने का मौका आपको देना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बेस्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए यहां पे लिखा है लीव इट फॉर 3 days, बिकॉज अगर आप उसी समय एडिट करने के लिए सोच रहे हो तो शायद आपको, यू आर नॉट इन दैट हेड स्पेस और मूड कि आप वो काम कर पाओगे, देन यू नीड समवन एल्स प्रॉबेबली। बट अगर आपको खुद देखना है, आपने भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, करने के बाद जब आप उसको दोबारा रीड करते हो, देन यू फील दैट यस देयर आर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, ऐसा और नो, तो वो आपको नजर आता है। सर रीडिंग करने का सही तरीका क्या है? ऐसा भी होता है कि एक पैराग्राफ जिस समझ में नहीं आता, सर क्या आप थोड़ा बताएंगे? आप में से कितने सारे लोगों ने ये किताब पढ़ी है, डे टू डे इकोनॉमिक्स? मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर की थी। ये किताब पढ़िएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है। सतीश वाई देवधर इसके राइटर हैं। IIM अहमदाबाद बिजनेस बुक सीरीज है, ये बेस्ट सेलर है। और अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पैराग्राफ लिखे हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है ना, वो उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब जैसे मैं यहां पर रीड कर रहा हूं एक पॉइंट, लाइट हाउसेज वार्न शिप्स एट सी,
They are typically characterized as public goods for the service they provide is non-rival and non-excludable. क्या मतलब समझ आया यहां से क्या समझ आया कि लाइट हाउसेज वार्न शिप्स एट सी, तो उनका तो काम है भाई. दे आर टिपिकली करेक्टराइज्ड एज पब्लिक गुड्स, उनको हम पब्लिक गुड्स के तौर पे लेते हैं. फॉर द सर्विस दे प्रोवाइड इज नॉन राइवल, तो जो सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं वो नॉन राइवल, ऐसा नहीं कि उनका कोई कंपेटिटर है. एंड नॉन एक्सक्लूडेबल. Therefore, most lighthouses are owned by governments. One economist, Ronald Coase, has pointed out that some lighthouses in England used to be privately owned. These privately owned lighthouses would charge the ships at the nearby ports a fee for providing them with docking facilities at the port. It was possible for lighthouses situated near the ports to create excludability, कि वो बहुत exclusive हैं. That is, refrain from providing a service if a consumer refused to pay. Having obviously used the lighthouse for navigation, a ship would risk denial of docking facility if it declined to pay the lighthouse service. Thus, we see that when excludability is brought in, it is possible for a private enterprise to provide a public good profitably. Such goods are called club goods. As the name suggests, many social clubs which cater to high society restrict membership and charge high fees. This creates excludability and retains non-rivalry in the use of facilities such as swimming pools and gymnasiums. Is it possible for the street performing couple discussed earlier take a cue from club goods? Yes. An enterprising trapeze artist who starts his own circus does exactly that, creates excludability. Now you can think of other possibilities and economic activity that involves non-excludability as well as rivalry in consumption. अगर आप इसको एक बार इस तरह से पढ़ करके समझ पा रहे हैं, दो बार पढ़ के समझ में आ रहा है, तीन बार पढ़ के समझ आ रहा है, दैट सिंपली रिफ्लेक्ट्स योर कॉम्प्रिहेंशन लेवल. तो ये मेहनत आपको खुद ही करनी है, इसमें चीजें समझाई गई हैं, बट आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी. इफ यू आर नॉट रीडिंग तो उसका कोई फिर तो देखो, लिखना, प्लान करना, ये सब आउटपुट है. मैंने बिल्कुल शुरुआत में आपको बताया था कि इन कम्युनिकेशन देयर आर फोर पिलर्स प्राइमरली. टू ऑफ देम आर इनपुट्स एंड टू ऑफ देम आर आउटपुट्स. If you're a good listener, if you're a good reader, you're an avid reader, you read a lot, then you can expect that you could, write something or you could speak something effectively. Otherwise, there is no possibility. झटके मार से कुछ नहीं होने वाला. अगर आप सुनते नहीं है, मान लो पढ़ते नहीं, तो सुना तो करो कम से कम. आप ना सुनते हो ना पढ़ते हो, तो यानी आपका खजाना भरा है ही नहीं, खाली है. तो खाली आदमी क्या बोलेगा और क्या लिखेगा? उसके अंदर तो फिर गरीबी आएगी, एक सेंटेंस नहीं निकलने वाला उससे. तो अमीर बनाना बहुत जरूरी है कि अंदर को, अपने आप को रिच करिए आप, तब ये सब सोच पाएंगे. लेकिन हो सकता है इस बैच में बहुत सारे लोग इस लेवल पे भी हैं, तो मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, लीव इट फॉर 3 days, रीड इट अगेन एंड एडिट इट इफ नीडेड. एक एक स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है. डिफाइन ऑब्जेक्टिव, प्रिपेयरिंग द मटीरियल पे आ गए हैं हम. Prepare the structure, concentrate on the objective of the talk and the main points you want to make. Write out your presentation in rough, first draft. Rehearse to yourself and in front of some colleagues. क्यों करना है? रिहर्सल करें आप. अब ये तो मटेरियल को प्रिपेयर करने की बात आ गई. अब अगली बात है प्रिपेयरिंग योर सेल्फ. आप अपने आप को तैयार कैसे करेंगे? नो योर ऑडियंस. पहले किसी भी प्रेजेंटेशन में जाने से पहले थोड़ा ऑडियंस के बारे में जान के जाओ कि भाई साइज क्या रहने वाला है, उनका नॉलेज बेस क्या होगा, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, रिलेशनशिप्स, एनवायरमेंट. मतलब एक तरह से यू हैव टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ योर ऑडियंस, बिकॉज द बेसिक पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इज टू कन्वे योर थॉट्स टू द अदर पार्टी. एंड इफ यू आर नॉट ट्यून्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर लिसनर्स, ऑफ योर ऑडियंस, देन वॉट एवर यू आर स्पीकिंग दैट कुड बी लेबल्ड एज नॉइज ओनली. उसको लोग बोल सकते हैं क्या शोरगुल करके चला गया, मुझे समझ में ही नहीं आया, क्योंकि आपको ऑडियंस के लेवल पे आपने ट्यून नहीं किया. और आप कभी अपने ऑडियंस को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते. ऑडियंस आपके बहुत लोअर लेवल के इंटेलेक्ट की भी हो सकती है, हल्के लेवल की हो सकती है, उनका एक्सपोजर लेवल लिमिटेड है. बट अगर आप उनके सामने खड़े हैं और उनको आपने मुतासिर करना है, तो यू हैव टू ट्यून योर कॉन्टेंट एट देयर फ्रिक्वेंसी. अदरवाइज दैट कुड, जैसे मैंने कहा, दैट कुड बी लेबल्ड एज नॉइज टू देम. उनको कुछ और नहीं लगेगा. शायद कोई समझदार आदमी उस कंटेंट को सुने, वो अप्रिशिएट करे, बट आप यहां पे ये भी एटीट्यूड नहीं रख सकते हैं, ऐसे लोग हैं, इनको क्या ही समझ आएगा. तो आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा. रिहर्स सेवरल टाइम्स. ओनली द प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेटर डिजर्व्स टू बी कॉन्फिडेंट.
ये जो बात आप बार बार कहते हो ना कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आता, हिल जाते हैं हम, तो आप प्रिपेयर्ड नहीं होते। जो प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेटर है वही कॉन्फिडेंट हो सकता है, जिसने कंटेंट पे तैयारी की है, अपनी तैयारी अच्छी की है, दोनों की रिहर्सल कर रखी है, वही कॉन्फिडेंट होगा। ड्रेस इन क्लोथ दैट मेक यू फील गुड, फ्री एंड कंफर्टेबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि आप कोई ऐसा कपड़ा पहन लेते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल ही नहीं है। So while you are involved in any kind of public speaking activity or presentation where you are dealing with people, because you are not comfortable in your skin means the kind of attire you are in, but that is pretty much clear to the audience that you are not comfortable. So इस चीज का जरूर ध्यान रखो कि जो भी पहन के जाओ, चाहे वो आपके कपड़े हैं, जूते हैं, व्हाट्सएवर, वो कंफर्टेबल हो और आप उसमें कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल का मतलब ये नहीं कि आई एम टॉकिंग अबाउट द लेजर क्लोथ्स पहन के चले गए, आप आराम फरमाने वाले पैजामा पहन के नहीं जाना। कहने का मतलब जो उसकी फिटिंग है, जो स्टिचिंग है, वो आपके हिसाब से हो, वो आप उसमें कॉन्फिडेंट कंफर्टेबल होने चाहिए। क्योंकि अगर आप बार बार आपका कपड़े पे ध्यान जा रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ड्रेस उतना सही नहीं है, या मेरे शायद फुटवियर सही नहीं है, या हेयर कट ठीक नहीं है, कुछ भी इस तरह का, तो फिर आप पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाओगे। फियर लिखा है यहां पे, मेक नो नेगेटिव कन्फेशंस, द ग्रेट ट्रूथ, एवरीवन सफर्स फ्रॉम नर्वसनेस। इसीलिए वो फियर फियर देखो पूरा भर भर के लिखा गया था। कितना मर्जी भी ज्ञान दे दो ना, लेकिन अंदर का जो डर है वो जाता नहीं है। तो अमिताभ बच्चन को भी कई बार पूछा गया, आज उनका जन्मदिन भी है, कि भाई आप आज भी नर्वस होते हो? बार बार कहते हैं जब भी मैं कैमरे के सामने जाता हूं नर्वस होता हूं। बट दैट नर्वसनेस इज नॉट अ नेगेटिव ट्रेट इन दैट कॉन्टेक्स्ट, द काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट मिस्टर बच्चन इज रेफरिंग टू। दैट नर्वसनेस एक्चुअली कीप्स यू ऑन योर टोज, और आप लेड बैक नहीं होते, अरे मैंने तो इतना काम कर लिया, मैं तो 50 साल से कैमरे के सामने हूं, मुझे क्या है, जाऊंगा कर दूंगा। नहीं, जो थोड़ा सा एक सेंस ऑफ एंजाइटी होता है परफॉर्मेंस से पहले, परफॉर्मेंस एंजाइटी जिसको कई बार रेफर कर लेते हैं, वो जरूरी भी होता है क्योंकि आप उस समय अलर्ट होते हैं। और आप खुद से जरा पूछेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आपको खुद की अपनी जिंदगी से मिलेंगे जहां पे इन अ प्रेशराइज्ड सिचुएशन you came up with lot of innovative things, but when you were in absolutely relaxed mode, probably you had ample amount of time of 2 to 3 days to prepare something. But in those 2 to 3 days, or for the first 2 days, you were absolutely relaxed that I'll easily be able to do that. But ऐसा होता नहीं है, हम बार बार पोस्टपोन करते रहते हैं। लेकिन जब लास्ट मोमेंट आ जाता है तो फिर आप प्रिपेयर कर लेते हो। लेकिन कई बार अंदर थोड़ा गिल्ट रह जाता है कि शायद थोड़ा सा टाइम रहते प्रिपेयर कर लिया होता तो बेहतर होता। इस तरह की चीजें, तो वो प्रिपरेशन ही आपको कॉन्फिडेंस देगी। क्या सर्वे कहता है? लुकिंग फुलिश, सोर्सेज ऑफ फियर, ऑल द आईज ऑन यू, यू आर द सेंटर ऑफ अटेंशन, मेकिंग मिस्टेक्स, योर फर्स्ट मोमेंट्स, नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस, एंड इस तरह की लिस्ट जो है वो एंडलेस है। कि नहीं मैं बेवकूफ लगता हूँ, या सब लोग तो मुझे ही देख रहे हैं, सबकी नजर मुझ पे है, या मैं जो हूँ वो सेंटर ऑफ अटेंशन हूँ। तो आप इतना कुछ सोच लेते हो अपने दिमाग के अंदर कि जो फोकस, जो दिमाग आपका आपके काम पे लगना चाहिए वो नहीं लग पाता है, एंड यू स्टार्ट मेकिंग सिली मिस्टेक्स। पीछे के भी पास्ट एक्सपीरियंसेस नेगेटिव हो सकते हैं, वो भी कई बार भारी हो जाता है। मेथड्स टू कॉम्बैट फियर: थिंक पॉजिटिवली, बिहेव नेचुरली, विजुअलाइज सक्सेस, रिहर्सल, बी ऑन द टॉप ऑफ योर मटीरियल, प्रैक्टिस 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 फॉर योर लाइफ। यही, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। बिहेव नेचुरली एंड विजुअलाइज सक्सेस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? विजुअलाइज सक्सेस क्या समझ में आ रहा है यहां से? विजुअलाइज सक्सेस से आपको विजुअलाइज करना पड़ता है कि यार मैं प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं, या मेरा टॉक है इस तरह का होने वाला है, मैं ये बोलूंगा तो लोग इस तरह का रिएक्शन देने वाले हैं, इस तरह का रिस्पॉन्स मुझे वहां पे मिलेगा। ये सब चीज आपको थोड़ी विजुअलाइज करनी पड़ती है। या मेरी आवाज जब इस तरह की होगी, मैं इस तरह से स्टार्ट करूंगा, तो क्या मेरा स्टार्ट लोगों को अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा? या उसके बाद जब मैं एक एक करके अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने तर्कश से एक एक तीर निकालना शुरू करूंगा तो ये इम्पैक्ट आएगा, वो इम्पैक्ट आएगा। सो यू हैव टू विजुअलाइज द होल थिंग, like the kind of experience you are going to have out there. And the moment you start your presentation, start your talk, and that is going with that particular plan, because
आपने इतनी बार, ये जो लास्ट पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इतनी बार प्रैक्टिस कर रखी है कि वो बिल्कुल ट्यून्ड है, वो बिल्कुल ट्यून्ड है कि हाँ यही होने वाला है, तब तो आप जा करके बेहतर ही करोगे। जैसे बहुत सारे रियलिटी जो शोज आते हैं वहां पे वीकेंड्स में जनरली प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, और उस एक पर्टिकुलर 2 मिनट 4 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए वो पूरे वीक मेहनत करते हैं। डांस मूव्स, इमोशन, अटायर, लाइटिंग, साउंड, प्रॉप्स, इतनी सारी चीजें, तो उस 3 मिनट के लिए पूरे हफ्ते भर की मेहनत होती है वो। तो कितना, वो आपको ऐसा नहीं हाँ हाँ बता दिया, जो कोरियोग्राफर है उसने गाइड कर दिया, नाउ आई विल बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ऑन द स्टेज ऑन द डी डे, फाइनल डे। इट्स नॉट लाइक दैट। तो उसके लिए आपको रिहर्सल की बहुत जरूरत होती है। फियर का देखो एक फुल फॉर्म बताने की कोशिश की गई, मैं बड़े सारे फुल फॉर्म्स ऐसे यूज करता रहता हूं। जैसे आपने जॉब का देखा था, जूस ऑफ ब्लड। फियर इज फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। डर आप हमेशा देखेंगे, डर आपके सोच में होता है, रियलिटी में तो होता भी नहीं है वो। मुझे इस चीज का डर लग रहा है, कैसा होगा वैसा होगा, तो रियलिटी में तो वो एग्जिस्ट, डर करता भी नहीं है। तो फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, जो आपको रियल मालूम पड़ता है। ऑल द ग्रेट स्पीकर्स वर बैड स्पीकर्स एट फर्स्ट, रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन साहब की ये लाइन है। तो आप कोशिश करते रहें, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कोई भी पहली बार में ग्रेट स्पीकर नहीं बन जाता। आप जब स्पीकिंग की बात कर रहे हो, आपके पास इतने सारे एग्जाम्पल हैं। नवजोत सिंह सिद्धू हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, आई थिंक एक बार कपिल शर्मा के शो में इनकी वाइफ भी आई थी, उनका भी नाम नवजोत कौर ही है। उन्होंने बताया था ना शायद शादी के बाद, कई बार कई जगह इंटरव्यूज में है ये, कि मतलब बोलते ही नहीं थे नवजोत सिंह सिद्धू। उन्होंने वहां पे उस प्रोग्राम में भी कहा कि नवजोत सिंह जो हैं ये कई बार 90 के बाद आउट हो जाते थे, क्योंकि अगर 100 बना देंगे तो फिर उनको मीडिया के सामने जाकर के बोलना पड़ेगा। इस तरह का शाही आदमी, और उसके बाद पूरी तरीके से उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। कितनी शर्म आती रही होगी ना उस करियर के दौरान, कि मतलब अच्छा बंदा खेल सकता है, शतक बना सकता है, पर 90 के बाद वो आउट हो रहा है, क्योंकि माइक का सामना ना करना पड़े। कितना खतरनाक फियर है ये। और उस इंसान ने अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया। जहां तक कम्युनिकेशन की बात है, ठीक है, पॉलिटिकली व्हाट ही इज डूइंग वो एक अलग डिबेट है यार, बट इंडिविजुअल के तौर पर तो देखो आप कितनी मेहनत की। संस्कृत है, इंग्लिश है, पंजाबी है, हिंदी है, और खास तौर से स्पॉन्टेनिटी, दैट इज द बेस्ट थिंग, स्पॉन्टेनियस, उस मोमेंट पे अपने खजाने से निकाल करके और बोल देना। तो वो एक बहुत बड़ा आर्ट है। या आप अगर आज के उसमें देखें, जो वक्तृत्व शैली है आपकी, जो भाजपा की नेत्री थी, विदेश मंत्रालय देखती थी, सुषमा स्वराज जी, वो उनकी वक्तृत्व शैली देखें आप, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज का किस तरीके से इस्तेमाल, बिल्कुल सटीक तरीके से। या आप अभी जब देखते हैं स्मृति ईरानी को, अब आप बाकी सारा नेगेटिव बातें कर लो, जो कुछ नहीं कर पाएंगे वो भी बोलेंगे नहीं 12वीं ही पास हैं। तो 12वीं पास होने के बावजूद अगर इतना वो उन्होंने अचीव किया है, और उस तरह से फर्राटेदार इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत बिल्कुल लॉजिक के साथ रखते हुए ओपोनेंट्स को करारा जवाब देते हुए अगर वो बात कर पाती हैं, तो वो आपके सीखने के लिए है ना, कि उसने फिर कितनी मेहनत की होगी उस लेडी ने अपने करियर को ट्रांसफॉर्म करने में, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में। तो ऐसे भर भर के एग्जाम्पल्स हैं। ऋतिक रोशन को इतनी सारी दिक्कतें थी, शारीरिक, बोलने में तुतलाते थे, उन्होंने कई बार जिक्र किया, शरीर में प्रॉब्लम थी, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया। करण जौहर, टॉक शो ही बना दिया बंदे ने, और वो बंदे की भी आवाज साफ नहीं थी, बोलने में दिक्कत होती थी, स्पीच थेरेपी ली करण जौहर ने, और उसके बाद देखो वो एंकर बन गए और टॉक शो चलाने लग गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई एक्सपर्ट एक दिन में नहीं होता, लेकिन जो हो रहा वो लगा हुआ है तब होता है। और आपको पता है कि अगर एक बार आप हो गए तो फिर बहुत सारी चीजों के दरवाजे खुल जाते हैं, अगर आपको बात करने आती है तो। अब आप देखो, जो जो हमारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, बिग बॉस चाहते हैं, या जो लोग नैरेट करते हैं, जो भी आपके रियलिटी शोज होते हैं, वो जो बिग बॉस वाली आवाज निकालते हैं, वो बहुत सारे शोज में काम किया उन्होंने, वो बोलने का ही पैसा खा रहे हैं ना।
कि भाई कब कौन सी बात, किस तरह का इमोशन है, आवाज किस तरीके से निकालनी है। या आप देखें सिमी ग्रेवाल मैम, इतनी पुरानी एक्ट्रेस और आज तक भी रेलेवेंट बनी हुई हैं। अपना टॉक शो उन्होंने शुरू किया, रांदेवू विद सिमी ग्रेवाल, पहला टॉक शो इस तरह का था। करण जौहर ने उससे इंस्पिरेशन ली और 2011 तक एक्टिव रही। बोलने में वो फिनेस, वो क्लास। तो ये चीज कभी बेकार नहीं जाती है। कहीं पे भी काम कर रहे होंगे आप, किसी भी सेटअप में काम कर रहे होंगे, अगर आप एक अच्छे इफेक्टिव कम्युनिकेटर हैं तो वो चीज इम्पैक्टफुल जरूर होती है, वो कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर पहुंचाएगी। अब हम आगे फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ धीरे धीरे। ये तो तैयारी का था। ग्रीट द ऑडियंस, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम, देन टेल देम व्हाट यू टोल्ड देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, जैसे हम जब आते हैं कहीं भी इंट्रोड्यूस करते हैं, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन, माय नेम इज दिस एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑन दिस टॉपिक। तो वही चीज यहां पे लिखी है, ऑर्डर बहुत क्लियर हो। ऑडियंस को सबसे पहले ग्रीट करेंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम। पहले सबसे पहले बताओ, क्योंकि आदमी को जैसे होता है ना कि भाई मुझे क्लियर हो कि मुझे आधे घंटे क्या सुनना है, तो मैं आपको ये बताने वाला हूं, पहले ये बता दीजिए। एंड देन टेल देम व्हाट यू टोल्ड देम। और जब कंक्लूजन हो रहा हो, कहने का मतलब कंक्लूड भी करो एक तरह से। आप जैसे हम कहते हैं ना कि की टेक अवेज, what are the key takeaways, like we had a discussion of 30 minutes, then what are the key takeaways out of this 30-minute discussion? So these are the 5 main points or major points we got to understand out of the 30 minutes discussion. So when you present in this way, this is kind of a outline. जब आप ऐसे प्रेजेंट करते हैं तो आपकी बात फिर इधर उधर नहीं होती है। लीव टाइम फॉर डिस्कशन, वो भी आपको छोड़ना है, बिकॉज Q&A सेशन जो होता है, एट द एंड आस्क इफ देयर आर एनी क्वेश्चन। डिलीवरी, अब डिलीवरी की बात आ रही है। व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट योर ऑडियंस हियर एंड व्हाट योर ऑडियंस सी, ये तीनों बातें ध्यान में रखनी है। तो जब हम कह रहे हैं व्हाट यू आर सेइंग, तो जाहिर तौर पे यहां पे वो सारे डायनेमिक्स आ जाएंगे। योर वर्ड्स, योर प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, वो सब मतलब अंडरस्टूड है। ये सारी की सारी चीजें, जितने भी आपके स्पीच के डायनेमिक्स हैं। व्हाट योर ऑडियंस हियर, योर वॉइस। तो आप जो कह रहे हैं, जो मैं बार बार आपको कहा, जब हम भी कम्युनिकेशन की हमने बात की, साइंस की बात की, कि भाई वर्ड्स का रोल कम होता है। हम जब बोलते हैं तो हम फोकस करते हैं वर्ड्स के ऊपर। हमें लगता है भारी भारी शब्द इस्तेमाल कर लेंगे, जार्गन से इस्तेमाल कर लेंगे, सामने वाला जो है वो इंप्रेस हो जाएगा। तो आप अपने शब्दों को बोलने में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं कि मैं खतरनाक शब्द लेके आऊं, लेकिन आपकी ऑडियंस क्या सुन रही है? आपकी आवाज, वो आपके शब्द नहीं सुन रही। तो आपकी आवाज के अंदर वो बात होनी चाहिए जो एक गिरफ्त में लोगों को लेके आ सके, सिर्फ शब्दों पे। और जब आवाज की बात हो रही है तो इसीलिए मैंने कहा कि वो जितने भी डायनामिक्स हमारे, वोकल इंटोनेशन, प्रोजेक्शन, पिच, प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, ये सारी चीजें। एंड व्हाट योर ऑडियंस सी, यू एंड योर एड्स, इसीलिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ ड्रेसिंग अटायर की बात हुई, आप और आपके एड्स, यानी जो चीजें आपने प्रेजेंटेशन में अपने आप को मदद करने के लिए आप साथ में लेके आए हैं, तो उन चीजों पे ऑडियंस का ध्यान होता है। जैसे आप स्टोरीज जो होती हैं, हमारी स्टोरीज लोगों को तुरंत इंटेंगल कर लेती हैं। सो इफ इन योर प्रेजेंटेशन इफ यू आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ स्टोरीज, दैट विल डेफिनेटली बी इम्पैक्टफुल। देखो यही वाली बात जो यहाँ पे पहले कर रखे हैं हम। इन अ कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च ऑन कम्युनिकेशन, इट वॉज फाउंड दैट इन अ फेस टू फेस एनकाउंटर 7% आपके शब्दों का योगदान है, जो आप जबान से बोल रहे हैं। कानों में जो पड़ रहा है उसका 38% है, और 55% है जो आप देख रहे हैं। इसीलिए जितने रियलिटी शोज हैं, क्योंकि वो टेलीविजन पे आते हैं, तो भले ही वो सिंगिंग शो हो, लेकिन सिंगिंग के साथ इतना सारा वो ड्रामा क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो एक विजुअल मीडियम के थ्रू वो सारी चीजें पहुंचा रहे हैं। तो जब आपको लोग देख रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे, तो जो उनको दिख रहा है उसका भी बहुत रोल है। आंखें बंद करके सिर्फ कोई सुने तो शायद आपके बोलने का बस फर्क ज्यादा पड़ जाए, बट वहां दिखने का भी है कि आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, हाउ यू कैरी योर सेल्फ। The more important than what you are going to say is how you are going to say it. कितनी बार बात हुई? क्या से ज्यादा कैसे इंपॉर्टेंट है, कि उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। किसी ने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट या भाषण आपको लिख के दे दिया,
but you do not know that how to present that because you do not get the idea behind those words, thoughts behind those words, feeling behind those words, then definitely that will be pretty much evident by your speaking traits कि आपको कितनी समझ है. अवॉइड जोक्स अनलेस यू आर नेचुरल एक्सपर्ट. ये बात भी समझनी बहुत जरूरी है. टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉमेडी. यू डू नो timing is very important in comedy. So if you are a natural expert in joke, then you can use witty comments or joke in any kind of presentation. अगर आपको नहीं लगता कि आप एक नेचुरल एक्सपर्ट हैं तो कई बारी आपने तो सोच के आप गए थे प्लानिंग से कि नहीं नहीं मैं ये जोक सुनाऊंगा और लोग बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, बट वहां पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया और वो चीजें खराब कर देता है. ये तो बैक फायर कर गया, आपका पंच लगा ही नहीं वहां पे. तो इसलिए टाइमिंग इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट कि कौन सी बात कहां पे करनी है, कैसे करनी है. योर वॉइस, वॉल्यूम, क्लैरिटी एंड टोन, तीनों चीजें. आवाज क्लियर होनी चाहिए, वॉल्यूम ऐसा हो कि आखिरी पंक्ति तक बैठे व्यक्ति को सुनाई दे, और न तो सामने वाले को बहुत तेज और न पीछे वाले को धीमा, इस तरह की. और टोनैलिटी. Don't shout and don't whisper, but speak clearly and consider the surroundings. Don't shout and don't whisper, but speak clearly and consider the surroundings. जो मैंने बात कही कि कितना बड़ा कमरा है, हॉल है, ऑडिटोरियम है, आप माइक के साथ हैं, विदाउट माइक हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है. ना तो चिल्लाइए, ना तो विस्पर करिए, ना तो आवाज आपकी बहुत धीमी हो. क्लियरली बोलिए. डोंट रश एंड डोंट टॉक स्लोली बट बी नेचुरल. ना तो जैसे डोंट रश वाली जो बात है कि बहुत सारे लोग फ्लुएंट स्पीकर बनने के चक्कर में बहुत तेजी से अपनी बात को भगाते हैं. या डोंट टॉक स्लोली, ना तो बहुत स्लोली बात करो ना तो भागो. मॉडरेशन होना चाहिए हर जगह पे, राइट, बट बी नेचुरल. यूज वेरिएशन इन योर स्पीड, ट्यून एंड वॉल्यूम, बिकॉज इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ वेरिएशन यू साउंड मोनोटोनस एंड देन द अदर पार्टी इज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू यू, चाहे आप कितनी भी अच्छी बात कर रहे हो. तो इसलिए पॉजेज, ये सब चर्चा पहले हो चुकी है. पॉज का बहुत अपना रेलेवेंस है कि पॉज लीजिए, आवाज बदलिए, थोड़ा सा वॉल्यूम में, स्पीड में वेरिएशन आना चाहिए. इफ लार्ज रूम्स, पिच योर प्रेजेंटेशन टुवर्ड्स द बैक ऑफ द ऑडियंस, राइट. वही बात जो मैंने कही कि पीछे तक आवाज जानी चाहिए. यूज पॉजेज, वाई कितनी बार चर्चा कर चुका है, ये डिस्कशन के लिए ये पॉइंट है. वाई यूज पॉजेज का मतलब आपको पता ही कि भाई पॉज क्रिएट इसलिए करना है क्यों, अगर आप एक थॉट से दूसरी थॉट पे स्विच कर रहे हैं, यू आर स्विचिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, देन यू हैव टू गिव सम पॉजेज आउट देयर सो दैट कि ऑडियंस को भी समझ आए कि यस नाउ द गियर इज शिफ्टिंग, अब गियर बदल रहा है. और अगर पूरा डायस है आपके पास तो आपके पोजीशन में भी आप इधर जाकर के एक बात की, अब बात बदल रही है तो आप सामने आके बोल रहे हैं, फिर आप इधर भी. तो यानी जो आपका बॉडी मूवमेंट है, फेशियल एक्सप्रेशन है, दैट शुड ऑल्सो बी इन अकॉर्डेंस विद योर कंटेंट एंड पॉजेज. अब ऑडियंस की बारी आ गई. क्या आपका ऑडियंस देखता है, आपको देखता है, आपके विजुअल एड्स को देखता है? आप में क्या क्या ध्यान रखना है? आपकी अपीयरेंस, स्माइल, आई कांटेक्ट, जैसे मैंने बताया आपको भाई, आई कांटेक्ट हमने पहले ही बात की है. बॉडी लैंग्वेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. यूज स्टार्ट मेकिंग अ काइंड ऑफ कनेक्शन विद योर ऑडियंस, दैट इसीलिए वो वाई लिखा है वहां पे. बॉडी लैंग्वेज, हैंड वेविंग, द वे यू स्टैंड, द वे यू मूव, ये सारी चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. बिकॉज आप ऊंचाई पे खड़े हैं, आपका जो हैंड मूवमेंट है, जिस तरीके से आप मूव कर रहे हैं, या जैसे आप एंटर करते हैं डायस पे, एनर्जी लेवल किस तरह का है आपका, रिलैक्स्ड है. बहुत सारे लोग इंप्रेशंस बनाना शुरू कर देते हैं. तो इन सभी चीजों पे ध्यान दीजिए, और अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको करेक्ट करके जाइए. जैसे कुछ लोग पैर को घिसटाते हुए चलते हैं और फर्श पे ऐसे रगड़ते रगड़ते चल रहे होते हैं, वैसे ही आप प्रेजेंटेशन देने भी चले गए. तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है. नेवर गिव योर बैक टू द ऑडियंस, कभी भी अपने ऑडियंस की तरफ अपना बैक नहीं दिखाना होता. ठीक है ना, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अपना बैक आप कभी अपनी ऑडियंस को मत दिखाएं. विजुअल एड्स में जैसे आप स्लाइड और प्रेजेंटेशन के लिए लेके जा रहे हैं तो कीप इट सिंपल. द 6-7 रूल, नो मोर देन 6 लाइन्स पर स्लाइड, नो मोर देन 7 वर्ड्स पर लाइन. कई बार क्या होता है, लोग स्लाइड को भर लेते हैं. अरे स्लाइड इज मोर ऑफ अ क्यूज, वो बस आपके लिए क्यूज हैं. आपको पता होना चाहिए कि नाउ यू नीड टू बिल्ड योर पॉइंट्स, बिल्ड योर आइडियाज, बिल्ड योर थॉट्स विद द हेल्प ऑफ दोज क्यूज.
It's not like that you are going to read those slides in that presentation. If you're going to do that, that would be a disaster. Nobody is interested in listening to you. वो स्लाइड पढ़ने के लिए आपको नहीं बुलाया. स्लाइड इज मोर ऑफ क्यों होती है 6-7 रूल बोलते हैं हम कि एक तो नो मोर देन 6 लाइन्स पर स्लाइड. ऐसा नहीं पूरा भरे हुए 20 लाइनें भरी हैं, और 7 वर्ड से ज्यादा पर लाइन में आप यूज ना करें. ठीक है. स्लाइड शुड कंटेन द मिनिमम इंफॉर्मेशन, विजुअल्स टू सपोर्ट नॉट टू डिस्ट्रैक्ट. अगर मान लो कई बार आप कोई वीडियो दिखाते हो या कोई इमेज दिखाते हो, वो इसलिए नहीं हो कि भाई वो इंसान डिस्ट्रैक्ट हो के दैट पर्सन और योर ऑडियंस इज ट्रांसपोर्टेड इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. दैट इज जस्ट टू काइंड ऑफ सप्लीमेंट वॉट एवर यू आर सेइंग. ऐसा नहीं कि आप कहीं कुछ और रहे हैं और कहीं और वो कहीं और वो ट्रांसपोर्ट हो गए. यूज रीजनेबल साइज फॉन्ट, डोंट यूज मेनी फॉन्ट्स एंड स्टाइल्स. जैसे देखो यहाँ पे मेनी ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, स्टाइल कहीं मोटा पतला इटैलिसाइज्ड, तो ये नहीं करना. कैपिटलाइजेशन, ऑल कैपिटल लेटर्स आर डिफिकल्ट टू रीड, ये भी ध्यान में रखिए. सब कुछ लोग बोल्ड दिखाने के चक्कर में सब कैपिटल कर देते हैं, तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है. यूज कलर्स बट अवॉइड ऑरेंज एंड येलो बैकग्राउंड्स. ऑरेंज और येलो बैकग्राउंड्स का इस्तेमाल मत करिए. डोंट यूज टू मैनी कलर्स, इस बात का भी ध्यान. जैसे यहाँ पे कंसीडर रूम लाइटिंग, उसका भी ध्यान रखिए प्रेजेंटेशन में कि भाई रूम की लाइटिंग कैसी है, ये कलर कॉम्बिनेशन, ये बैकग्राउंड लोगों को नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा. डेफिनेटली अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है तो आप लाइट कलर से लिखोगे, जैसे ब्लैक पे व्हाइट से लिखा गया, व्हाइट से ब्लैक पे, सो दैट इज प्रीटी मच विजिबल. They spend more time listening than talking, but of course, as a presenter, you will be doing most of the talking. Do not answer questions with questions. Plan responses after others have finished speaking, not while they are speaking. ये भी एटिकेट्स का ही पार्ट है, और कई बार ऐसी गड़बड़ियां हम कर देते हैं. तो स्पेंड मोर टाइम लिसनिंग देन टॉकिंग. सुनने में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए बात करने के मुकाबले, लेकिन जाहिर तौर पर जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, यू विल बी डूइंग मोस्ट ऑफ द टॉकिंग, तो आप बात ही कर रहे हो. लेकिन आपका अगला पड़ाव आता है कि जैसे अब हम Q&A सेशन में आए या डिस्कशन में आए, एंड समवन इज आस्किंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर प्रेजेंटेशन, देन यू हैव टू बी पेशेंट एनफ टू लिसन टू देम केयरफुली. डू नॉट आंसर क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस. क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के जरिए नहीं दे देना होता. बहुत बार राहुल गांधी का वीडियो आया हुआ है. नेता लोग कई बार ऐसा करते हैं, जब उनको जवाब नहीं मिलता तो वो सवाल को फिर सवाल से ही पूछ से जवाब दे देते हैं. एंड प्लान रिस्पॉन्सेज आफ्टर अदर्स हैव फिनिश्ड स्पीकिंग. जैसे कई बार सामने वाला सवाल पूछता है, द पर्सन स्टार्टेड आस्किंग समथिंग एंड यू हैव क्रिएटेड योर ओन आइडिया दैट यस द पर्सन इज गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन ओनली, एंड यू स्टार्टेड आंसरिंग द क्वेश्चन. फिर वो थोड़ी देर के बाद वो खुद ही अगर मान लो कह दे कि आपने पूरा सवाल भी बोलने दिया मुझे, मेरा तो सवाल ये था, तो फिर वो आपके लिए बहुत एम्बैरसिंग हो जाता है. तो कोई भी सवाल पूछ रहा है, लिसन टू दैट क्वेश्चन केयरफुली, यू विल हैव टाइम. ऐसा नहीं कि बीच में इंटरप्ट करके आपने वहां पे बोलना शुरू कर दिया. कीप कूल इफ अ क्वेश्चन डिसअग्रीज विद यू. यू आर अ प्रोफेशनल, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, नॉट एवरीवन इन द वर्ल्ड विल अग्री विद यू. बात समझ में आ गई ना? तो आप प्रोफेशनल हैं. एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू हैव हिज और हर ओपिनियन. तो उनसे लड़ाई नहीं करनी है वहां पे. नहीं, मैं जो कह रहा हूं यही ब्रह्म सत्य है, आप जो कह रहे हैं वो गलत है. ठीक है भाई, ही है, हैज द राइट टू डिसअग्री. व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, रिपीट द क्वेश्चन टू एंश्योर दैट एवरीवन हर्ड इट एंड दैट यू हर्ड इट करेक्टली. ये भी एक फायदा है. जैसे कई बार होता है कि ऑडियंस में से कोई बोल रहा है बट यू आर नॉट गेटिंग द क्वेश्चन, तो आप एक बार रिपीट कर दीजिए. रिपीट करने से एक बार वो उधर से भी अफर्म हो जाएगा, यस दिस इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग, एंड इवन द रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर लिसनिंग टू दैट, उनको ही पता होगा अच्छा क्या सवाल पूछा गया है. ये दोनों पार्टीज के लिए बेहतर है. क्लोजिंग और प्रेजेंटेशन, देखो स्टार्ट और क्लोज ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये चीजें याद रह जाती हैं. लीव अ मेमोरेबल क्लोज, बी प्रिसाइज, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. जब भी आप क्लोज करें तो क्लोजर आपका ऐसा होना चाहिए जो लोगों को याद रह जाए. तो क्लोजिंग के लिए कई बार कुछ एनेक्डोट लोग याद रखते हैं, लास्ट 1 मिनट कोई सेइंग है, लेकिन ऐसा नहीं कि नाउ यू स्टार्टेड बिल्डिंग अप ऑन योर क्लोजर. तो सब बिल्डिंग अप आपने कर लिया, ये क्लोजर है, उसको संक्षिप्त रखें. वही यहां पे लिखा है, बी प्रिसाइज, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट.
Final tip: if there are things you can't easily express, possibly because of understanding problem, it is better to leave it unsaid. ये भी ध्यान में रखना है. कई बार आपको नहीं बात समझ आती, बहुत सारे फैक्ट्स, डेटा, फिगर्स हैं, पाई चार्ट, बार ग्राफ, दिस दैट, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो जाहिर उस पर छेड़ने की उसको जरूरत नहीं है. कोई पूछे तो फिर आप जा सकते हैं. तो समरी आपको समझ में आई गई. फाइनली एंजॉय योर सेल्फ. द ऑडियंस विल बी ऑन योर साइड एंड वॉन्ट टू हियर वॉट यू आर गोइंग टू से. ये बहुत जरूरी है. जब आप टेंशन में होते हैं ना, तो आप यू आर नॉट एंजॉइंग योर सेल्फ. तो मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि कम्युनिकेशन में रियल होना बहुत जरूरी है. अगर आप रियल हैं, यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ, दैट विल डेफिनेटली बी ट्रांसेंडेड टू द ऑडियंस एंड ऑडियंस विल ऑल्सो स्टार्ट एंजॉइंग. और फिर तो गेम आपके हाथ में है, फिर आपको कोई टेंशन वहाँ पे नहीं लेनी है. नाउ वी आर क्लोजिंग दिस. थैंक यू. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन, यू कैन आस्क मी. कंटेंट प्रिपेयर करना है, अपने को प्रिपेयर करना है. कंटेंट की प्रिपरेशन में भी चर्चा कर ली, किस तरह से ड्राफ्ट बनाना है, एडिट करना है. अपने प्रेजेंटेशन में आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना है, उसकी चर्चा हो गई. किस तरीके से डिलीवर करना है, उसकी चर्चा हो गई. ऑल द पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन स्किल्स. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी. अदरवाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. ठीक है, कल मुलाकात करते हैं. एंड टुमारो विल बी टॉकिंग अबाउट द ब्रीदिंग पार्ट. वो जो टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसकी चर्चा मैंने की थी, विल हैव द डिस्कशन ऑन दैट. Hopefully we'll be completing this batch in this week only. Thank you.